Hello everyone, I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you all on our YouTube channel. Today, from today onwards I would say, हमारे चैनल पे SBI क्लरिकल के जो PYQs है उसका एनालिसिस कंडक्ट किया जाएगा। उसी के साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयारी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल होता है, ये पीओ का एग्जाम कैसे होगा, एसओ का एग्जाम कैसे होता है, या क्लरिकल के एग्जाम जो होता है इसमें इंग्लिश का क्या डिफरेंस होता है। तो वह डिफरेंस तो हम जानेंगे। उसी के साथ आज ही से मैं शुरू करने वाला हूं कि किस तरह के सवाल हमें एसबीआई क्लरिकल में पूछे जा सकते हैं या किस तरह के इससे पहले सवाल पूछे गए हैं, ताकि हम आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा ये जो एग्जाम है एसबीआई क्लरिकल, तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कौन से टॉपिक पढ़ना जरूरी है, कौन से टॉपिक है जिनको हमें फोकस करना है, कौन से टॉपिक है जिसका हमें ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा पहला जो टॉपिक यहां पे लिखा है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने क्यों कहा है, क्योंकि पीओ की एग्जाम हो, एसओ की एग्जाम हो या क्लरिकल एग्जाम हो, यह टॉपिक रहता ही है 100%। यह टॉपिक ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में है और अगले एग्जाम में नहीं होगा, हर एक एग्जाम में यह टॉपिक रहता है। तो मैं कहूंगा इस टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। आप कहोगे ध्यान देना मतलब क्या? ध्यान देना मतलब जितना ज्यादा पैराग्राफ सॉल्व करने की शुरुआत आप अभी से करोगे, उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप एसबीआई जो क्लरिकल का प्री है वो आसानी से क्लियर कर लो। अगर इसका प्रैक्टिस अभी से नहीं करते हो तो थोड़ी दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि अगेन जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत बार बताया है, जो भी बैंकिंग के लेक्चर मैंने कंडक्ट किए हैं, बैंकिंग की एग्जाम्स में ज्यादातर आपके कॉम्प्रिहेंशन को चेक किया जाता है एसओपीओ में। यहां पे भी क्लरिकल में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक होता है, पर जहां तक सवाल है एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वहां पे ग्रामर बेस्ड ज्यादातर सवाल होते हैं, इतना याद रखना है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जो यहां पे मैंने टॉपिक दिया है, ये जो टॉपिक है आप कहां से करोगे? तो जितना ज्यादा पीवाईक्यू आप सॉल्व करते हो, जहां जहां से आपको ये मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट मिलती है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कमांड आप इस टॉपिक पे पाओगे, इतना याद रखना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे डिस्कस अबाउट दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दे आर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक। दे थिंक दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। बट इन एक्चुअल व्हेन दे अपीयर एग्जाम में, जब वो जाते हैं और ये सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते, तो वहां पे ना वह मार्क्स नहीं फेच कर पाते। मार्क्स फेच करना, या अगर आपको मार्क्स फेच करने हैं एग्जाम में, तो उसकी स्ट्रेटजी पहले से तय होना जरूरी होता है। अपने ही इस लेक्चर सीरीज में मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होगी, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इसका एक सेपरेट लेक्चर मैं लूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो इसको ज्यादातर आप पीवाईक्यू से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा जो टॉपिक है इसके बाद में, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, दूसरा है क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट क्या होता है? ये क्लोज टेस्ट इसी लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। दे विल गिव यू अ पैराग्राफ, सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ विल बी ड्रॉप्ड, और वहां पे सिंस द वर्ड्स आर ड्रॉप्ड, वहां पे एक ब्लैंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहां पे एक ब्लैंक क्रिएट हुआ है, तो उसे आपको जो है उस ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा। तो उस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमें यहां पे वो 5 ऑप्शंस देंगे, और उस 5 ऑप्शंस में से वी हैव टू सिलेक्ट द वन दैट इज एप्रोप्रिएट और दैट फिट्स इनटू द ब्लैंक। ये होता है हमारा क्लोज टेस्ट। उसके बाद में, और क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में खासियत क्या है कि यहां पे ज्यादातर ना आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना होता। यहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको ग्रामर नहीं है, और क्लोज टेस्ट में कुछ हद तक हो सकता है, पर ग्रामर पूरा का पूरा होता है ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहां पे जो आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक में, ज्यादातर आपको जिसकी हेल्प होगी वो होगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी की यहां पे ज्यादातर आपको क्या होगी, हेल्प होगी, इतना याद रखना है। जिसकी वोकैबुलरी अच्छी, उसका ये जो टॉपिक है क्लोज टेस्ट, या हम और कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक, ये टॉपिक जो है वो अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो वोकैबुलरी एक टॉपिक अच्छा आपका अगर है, तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स फेच होंगे
इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। एरर डिटेक्शन, अब ये जो टॉपिक होता है पीओ का और क्लरिकल का, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो आपको यह ध्यान में आएगा। यहां पे एरर डिटेक्शन जो है हमारा टोटली ग्रामर बेस्ड होता है, वहां पे भी ग्रामर बेस्ड होता है, पर वहां पे ज्यादातर आपके अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, यहां पे ग्रामर चेक किया जाता है, इतना याद रखना है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा कि आपको ना ब्लैंक्स फिल करनी है। अगेन यहां पे आपको ज्यादातर आपके जो सवाल है वो वोकैबुलरी बेस्ड सवाल होंगे, इतना याद रखना है, वोकैबुलरी बेस्ड सवाल होंगे। तो जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगेन इस टॉपिक में अपर हैंड रहेगा, इसमें ज्यादा मार्क्स वो बंदा खींच पाएगा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद में है जंबल्ड पैराग्राफ। अगेन जंबल्ड पैराग्राफ ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे है, पर इसी के साथ यहां पे ग्रामर भी आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो आपको इसका आंसर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, दे माइट बी थिंकिंग कि यार यहां पे ग्रामर का क्या लेना देना है, सर तो बोल रहे यहां पे ग्रामर मदद करता है या ग्रामर हेल्प करेगा, तो वो किस तरह से हेल्प करेगा। आज मैं जो है वो पीवाईक्यू आज से ही शुरू करने वाला हूं, तो आपको जो है उसमें पता ही चल जाएगा कि इन सवालों में हमें ग्रामर किस तरह से मदद करता है। तो ये जंबल्ड पैराग्राफ एक्चुअली होता क्या है ना, एक पैराग्राफ हम लोगों को देते हैं, सभी लोगों को पता है अभी, वो रीअरेंज द सेंटेंसेस टाइप, ये सवाल टाइप नहीं, वो वही टाइप होता है, वही क्वेश्चन होता है, रीअरेंज द सेंटेंसेस। हमें एक पैराग्राफ के सेंटेंसेस दिए होंगे जो जंबल्ड ऑर्डर में होंगे, आगे पीछे होंगे, अभी हमें उन्हें राइट ऑर्डर में लाना होता है। सो in order to put them in a right sequence we need to understand what that passage is trying to convey। तो अगर उसका मैसेज हम समझ पाए, क्रक्स समझ पाए, तो उसे राइट ऑर्डर में लाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना समझ लीजिए। अभी चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये टॉपिक जो है ये याद रखिए, ये जो टॉपिक मैंने यहां पे दिए है ये 100% वाले टॉपिक है। 100% मतलब क्या कि इनके ऊपर सवाल होते ही है। जनरली आज तक का जो पैटर्न देखा गया है उसमें इनके ऊपर कुछ ना कुछ 100% सवाल होते, कुछ ना कुछ मतलब 3-4 इस पे आ जाएंगे, इस पे तो 5, 6, 7, 8 डिपेंड करता है, 5 से 8 के बीच में हो सकता है। क्लोज टेस्ट में 5 से 8 के बीच में, अगेन इसमें 4 से 8 के बीच में इसमें भी सवाल हो सकते हैं। एरर डिटेक्शन 4 से लेके 7-8 तक के बीच में इसमें भी सवाल हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अगेन डिपेंड्स अपॉन, तो जंबल्ड पैराग्राफ में भी कम से कम 3-4 तो सवाल बनते ही है हमारे। तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम अगर पढ़ भी रहे हैं या कहीं से एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो कौन सी चीजों को हमें सॉल्व करना है, यह पता होना भी जरूरी होता है। इसीलिए इन टॉपिक्स के ऊपर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी इसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला, इनके ऊपर भी सवाल आते हैं। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है या फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। दे विल गिव अस अ सेंटेंस और सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो अंडरलाइन करेंगे या बोल्ड करेंगे, और अब हमें कहेंगे कि इस पार्ट को और उस पार्ट के लिए हमें 4 या 5 नीचे ऑप्शंस हो गए। अब ये 4-5 जो ऑप्शंस होते हैं हमें ये बताते हैं कि ये दिया गया बोल्ड किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है वो दिए गए कौन से जो ऑप्शन से बदला जा सकता है ताकि सेंटेंस का मीनिंग सही निकले। अगर आपको लगता है कि दिया गया सेंटेंस बिल्कुल सही है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो हमें एक नीचे और ऑप्शन होता है नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। ये सवाल भी हम देखना शुरू करेंगे। उसके बाद में मिसस्पेल्ड वर्ड्स, अब ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिसका आपको स्टडी करना है। स्पेलिंग हमें देखना होता है कि दिया गया वर्ड जो है वो सही से स्पेल किया हुआ है या नहीं है। इफ इट इज रॉन्गली स्पेल्ड वी हैव टू जस्ट मार्क कि कौन सा वर्ड जो है वो रॉन्गली स्पेल्ड है, वो सवाल भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में वर्ड स्वैप, ये आजकल ना ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है वर्ड स्वैप। क्या करेंगे ये लोग, दे विल गिव अस अ सेंटेंस एंड आउट ऑफ दैट सेंटेंस 4 वर्ड्स विल बी हाईलाइटेड और बोल्डन। तो वो बोल्ड करेंगे या हाईलाइट करेंगे या अंडरलाइन करेंगे और हमें कहेंगे अभी कि ये जो वर्ड्स है हो सकता है उनके प्रॉपर ऑर्डर में ना हो। तो आपको क्या लगता है, आपको सोचना है कि कौन सा वर्ड कौन सी जगह फिट बैठता है और फिर हमें उसका जो सीक्वेंस नीचे दिया होगा वो हमें सिलेक्ट करना है कि
ए वर्ड बी से स्वैप होगा और बी वर्ड ए से स्वैप होगा, सी वर्ड बी से स्वैप होगा, बी सी से स्वैप होगा, डी वर्ड ए से स्वैप होगा, ए डी से स्वैप होगा। ऐसा जहां पे कॉम्बिनेशन हमें दिखेगा, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन हमें नीचे होंगे और हमें सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ड कौन से वर्ड के साथ स्वैप किया जा सकता है। तो ये इस तरह के सवाल जो है ना हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक कैसे होते हैं। पहला ही यहां पे मैं जो PYQs का एक लेने वाला हूं, पेपर लेने वाला हूं, चलिए शुरुआत करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी जाए। तो यहां पे जो पहला सवाल दिया है, सवाल देखिए, ईच ऑफ द गिवन क्वेश्चंस कंटेन अ सेंटेंस विथ वन वर्ड बीइंग ओमिटेड। अब एक सवाल दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक का सवाल है एक्चुअली, और उन्होंने कहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द वर्ड दैट कैन बी मोस्ट एप्रोप्रिएटली यूज्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली। तो यहां पे ना आपको एक ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट करना है जो यहां पे ग्रामेटिकली भी करेक्ट बैठ सके और कंटेक्स्ट भी उसका मैच हो। तो ऐसा वर्ड हमको यहां पे ढूंढना है। अभी चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है रिवोल्टिंग। अब रिवोल्टिंग का मतलब हमें अगर पता है तो हमें यह समझने में आसान जाएगा। तो मैंने क्या किया है ना, इसके जो मीनिंग्स है वो ऑलरेडी दिए हैं यहां पे, तो आपको समझने में आसानी जाए। तो रिवोल्टिंग का मतलब होता है कॉजिंग एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और डिस्गस्टिंग, बहुत ही गंदा, खराब लगना या देखते ही वोमिटिंग जैसा होना, इस तरह के चीज को हम कहते हैं रिवोल्टिंग। उसके बाद में एन्चेंटिंग। अब एन्चेंटिंग का मतलब होता है कोई चीज प्लीजेंट हो, कोई अट्रैक्टिंग चीज हो, अपनी तरफ खींचने वाली जो चीज होती है उसे कहते हैं एन्चेंटिंग। कैप्टिवेटिंग एंड डिलाइटफुल, चार्मिंग इन मैजिकल वे, ये इसका मीनिंग होता है। दूसरा है हॉन्टिंग, हैविंग अ पॉइग्नेंट लिंगरिंग इफेक्ट on the mind often in a mysterious or airy manner। तो यहां पे हॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, मराठी में उसे झपाटलेला कहते हैं, या हॉन्टिंग का मतलब होता है बार बार वही चीज हमारे सामने आना, या बार बार कोई चीज या कोई चित्र हमारे सामने आना, उसे कहते हैं हॉन्टिंग। उसके बाद में स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है कॉजिंग अ शार्प smarting sensation often used metaphorically for something harsh or critical। कोई चुभने वाली जो चीज होती है ना, या कोई चीज चुभना, उसे कहते हैं हम स्टिंगिंग। और बाद में है रिपेलिंग। और रिपेलिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट के विरुद्ध होता है, जो दूर फेंकता है अपने से किसी चीज को। कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अवर्जन और डिस्गस्ट, ड्राइविंग अवे और डिस्करेजिंग इंटरेस्ट। किसी चीज को देख के हमें मतलब ऐसे लगना यार वाव, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है ना, उसे हम रिपेलिंग वाली फीलिंग्स कहते हैं। इतना याद रखना है, जो हमें किसी चीज से दूर ले जाए। भाई वो गंदा है, नहीं नहीं नहीं, वहां पे नहीं जाना है, चलिए दूर। वहां जाने से ही मुझे, मतलब जाने से पहले ही मुझे जो है वो एक अलग सी फीलिंग आ रही है, डिस्गस्ट फीलिंग आ रही है। तो इस तरह के फीलिंग को हम रिपेलिंग कहते हैं, या इस तरह की चीजों को हम रिपेलिंग कहते हैं। इतना याद रखना है। अब इसके ये मीनिंग हो गए, हमें देखना है इसे। अब यहां पे द मेलोडी प्लेड बाय द स्ट्रीट म्यूजिशियन, कोई सॉन्ग प्ले किया जा रहा है, किसके, कौन प्ले कर रहा है उसे, म्यूजिशियन, स्ट्रीट म्यूजिशियन, रास्ते में जो म्यूजिशियन बजाता है। हैड एन किया है उसने। अब यहां पे बहुत सारी चीजें आपको हिंट गिविंग भी रहेंगी। अब जब इसने एन यहां पे दिया है, सभी लोग ध्यान से देखिए, अब एन दिया है यहां पे, तो ये एन जो है वो किसके साथ यूज किया जाता है, हम आर्टिकल पढ़े हैं, आर्टिकल ए और एन। तो हमने पढ़ते वक्त ये पढ़ा है आर्टिकल के बारे में, ये आर्टिकल्स के बारे में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड ए से लेके आह तक के बीच का है, तो उसके आगे अ से लेके आह तक के बीच वाला है तो उसके आगे एन लगाया जाएगा, और क से लेके ग तक का साउंड है तो उसके आगे आर्टिकल ए लगाया जाएगा। रूल क्या है, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो उसके साथ अगर आर्टिकल लगाना है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लेटर का जो साउंड है वो हम कंसीडर करते हैं। अगर साउंड वॉवल है तो उसके साथ एन, अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ ए लगाते हैं।
अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो हम नाउन का जो साउंड होता है उसे कंसीडर नहीं करते हैं, एडजेक्टिव का जो पहला लेटर होता है उसके साउंड को कंसीडर करते हैं और उसके साउंड के अनुसार उसके साथ आर्टिकल यूज करते हैं। तो यहां पे ये हमें क्वालिटी है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ ये एडजेक्टिव आएंगे। अब देखते ही पता चलता है कि आर है, एस है, आर है, एच है, हंटिंग। तो किसी में भी इनमें हमें कौन सा साउंड नहीं दिखता है? वॉवल साउंड नहीं दिखता है। साउंड सिर्फ वॉवल यहां पे दिखता है एन्चेंटिंग। एन्चेंटिंग मतलब मंत्रमुग्ध कर देने वाला, खींचने वाला, एक आनंददायी फीलिंग लाने वाला। तो इसीलिए हम एन्चेंटिंग जो है इसे हमारा आंसर सिलेक्ट करेंगे। यहां पे ग्रामर ने हमें हेल्प की, कहां पे कैसे, तो एन या आर्टिकल है। एन कहां पे लगाया जाता है? जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लेटर का साउंड वॉवल है उसके साथ हम आर्टिकल एन यूज करते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उस एडजेक्टिव के पहले लेटर का साउंड जो है वो हम कंसिडर करते हैं और उसके अनुसार आर्टिकल यूज करते हैं। तो एन दिया हुआ है, इसका मतलब हमें वॉवल साउंड चाहिए और वो इसी में है, इसीलिए हमने पार्ट बी, ऑप्शन बी जो है उसे हमारा आंसर चुना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द वाइज एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटाइज थ्रू अ ब्लैंक जर्नी अनलॉकिंग। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने ये जो सवाल दिया है, तो इस सवाल को अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द अनसीन रियल, ओके, सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। चलिए ठीक हो गया। दो वॉइस एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटाइज थ्रू अ जर्नी अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द अनसीन रियल्स। तो देखिए सवाल में ना ज्यादा समय नहीं गुजारना है। यहां पे हिंट दी हुई है। क्या हिंट है? आर्टिकल की। आर्टिकल की हिंट क्या कहती है? तो आर्टिकल की हिंट हमें यह कहती है कि अगर हमें आर्टिकल ए और एन दिखता है सेंटेंस में, तो देखना है इसके बाद आने वाला वर्ड कौन सा होगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड वाला आएगा। आर्टिकल ए है तो इसके बाद आने वाले वर्ड के पहले लेटर का साउंड ये कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या? क से लेके ग तक जो साउंड है हिंदी वाले, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहां पे देखते हैं अब इनफर्नल, तो ये कौन सा है? तो ई बोला है तो ये है हमारा वॉवल साउंड, तो ये इसके साथ नहीं आता है। एविडेंट ये भी नहीं आएगा। फिर एग्जिस्टेंशियल ये भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जो साउंड है वो वॉवल साउंड है और आर्टिकल ए के बाद में हमें कॉन्सोनेंट वाला चाहिए। Now see, these questions are very important. Here I have just applied simple grammatical trick कि यहां पे A दिया हुआ है। बाकी अगर मुझे चीजें समझ में भी नहीं आ रही है तो भी मैं इसका आंसर ला सकता हूं। तो फिर मिस्टिकल और क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब क्या? जो समझ में ना आए, जो कोडेड होता है उसे क्रिप्टिक कहेंगे। मिस्टिकल मतलब रहस्यमय जो होता है उसे हम मिस्टिकल कहते हैं। तो द वाइज एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटाइज थ्रू अ मिस्टिकल जर्नी अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ अनसीन रियल्स। तो ये जर्नी कैसी है? क्रिप्टिक है या मिस्टिकल है? आपको क्या लगता है? इसे देख के आंसर करने की कोशिश करनी है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट द आंसर। तो जैसे मैंने कहा इसका आंसर जो है वो क्या होगा? मिस्टिकल होगा, क्रिप्टिक नहीं होगा, क्योंकि यहां पे बात की गई है एल्डर, द वाइज एल्डर गाइडेड द यंग अप्रेंटाइज थ्रू अ। अब वो जो एल्डर जो है, वाइज एल्डर, वो जो नया बंदा है उसको गाइड कर रहा है, जर्नी है।
जर्नी क्रिप्टिक होती है क्या? नहीं, जर्नी क्रिप्टिक नहीं होगी। ये ज्यादातर ना डेटा के लिए इसे यूज किया जाता है। क्रिप्टिक का भी मतलब होता है मिस्टीरियस, पर हम मिस्टिकल यूज करेंगे। तो मिस्टिकल मतलब कैसे? रहस्यमय जर्नी। तो इसीलिए मिस्टिकल जो है वो ज्यादा इसके पास आता है, नजदीक मीनिंग वाला है, इसीलिए हम मिस्टिकल जो है इसे यहां पे सिलेक्ट करेंगे, इतना याद रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला सवाल है वो है, ये मीनिंग दिए हुए हैं, मीनिंग आप देख सकते हैं। इन्फरल का मतलब लाइक हेल, हेल के जैसा जो होता है, रिलेटिंग टू हेल, और अंडरवर्ल्ड, वेरी बैड और अनप्लीजेंट और हैविंग द क्वालिटीज ऑफ हेल, बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत भयानक, नर्क जैसा। उसके बाद में एविडेंट मतलब जो स्पष्ट दिखता है, इजीली परसीव्ड और अंडरस्टूड, क्लियर एंड ऑब्वियस, ठीक है, जो आसानी से समझ में आता है उसे एविडेंट कहते हैं। उसके बाद में मिस्टिकल, इन्वॉल्विंग अ कैरेक्टराइज्ड, इन्वॉल्विंग और कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर, जिसमें मिस्ट्री हो, वंडर हो, उसे हम क्या कहते हैं? मिस्टिकल। और जहां तक बात है क्रिप्टिक का, ये मिस्टीरियस एंड ऑब्स्क्योर, जो अस्पष्ट होता है, मिस्टीरियस, अस्पष्ट, जो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता ठीक तरह से, ऑफन विथ हिडन मीनिंग, जिसके जो जहां पे मीनिंग जो है वो हिडन होते हैं, और डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, जो समझने में कठिन जाते हैं मीनिंग। तो इसीलिए क्रिप्टिक नहीं आया है हमारा, मिस्टिकल आया है, इतना याद रखना है। उसके बाद में एग्जिस्टेंशियल, जो हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ हो उसे एग्जिस्टेंशियल कहा जाता है, ये तो आएगा ही नहीं। तो हमने क्या किया था, अगर पिछला वाला सवाल आपने देखा है तो हमारा जो आंसर है वो हम नजदीक कैसे पहुंचे, हमने आर्टिकल को देखा, आर्टिकल की हेल्प ली, हमें समझ में आया ये तो वर्ड है ही नहीं, फिर हमें सिर्फ मिस्टिकल और क्रिप्टिक समझना था। एक बार इसका मीनिंग समझ में आया तो जो आंसर है वो हमारे हाथों में होता है, इतना याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा सवाल है वो सवाल है, द ब्लैंक इज विथ विच शी हैंडल्ड द चैलेंजिंग टास्क शोकेस्ड हर एक्सपर्टीज इन द फील्ड। तो अब उसने ना कोई जो टास्क है वो हैंडल किया है, तो यहां पे आर्टिकल द है, तो इससे तो समझ में नहीं आएगा, वोवल साउंड चाहिए या कॉन्सोनेंट साउंड, इससे कुछ लेना देना नहीं। तो साउंड से द का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, द और दी प्रोनाउंसिएशन का जरूर हो सकता है, बट हियर वी आर नॉट लर्निंग फोनेटिक्स, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो यहां पे आर्टिकल द अपेरेंट इज, द रिपेलेंट इज, द सेंटिनेंट इज, द फ्रैग्रेंट इज, द इंडिस्टिंक्ट इज। तो यहां पे इंडिस्टिंक्ट मतलब सबसे अलग, इज सबसे अलग या बाकियों से अलग, जो पहचाना जा सके, इस तरह का। द इंडिस्टिंक्ट इज विथ विच शी हैंडल द चैलेंजिंग टास्क शोकेस्ड हर एक्सपर्टीज इन द फील्ड। जिस तरह से उसने उस चैलेंज को हैंडल किया, जिस तरह से आसानी से उसने उस चैलेंज को हैंडल किया, वह उसका स्किल दर्शाता है, एक्सपर्टीज दर्शाता है, ऐसा ये सेंटेंस कह रहा है। तो यहां पे जो द इज विथ द अपेरेंट इज होगा क्या? नहीं, द अपेरेंट इज नहीं होगा। द रिपेलेंट इज होगा क्या? तो द रिपेलेंट इज भी नहीं होगा। यस, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इसका इंडिस्टिंक्ट ही आंसर आता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहां पे काम कर रहे हैं वो, शी इज हैंडलिंग द टास्क शोकेस हर एक्सपर्टीज, इट डिनोट्स हर एक्सपर्टीज इन द फील्ड। ओके, तो यहां पे हमें समझना क्या है कि ये जो ईज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आसान मतलब आसानी, ठीक है। तो अपेरेंट आसानी होता है क्या? दिखने वाली आसानी। रिपेलेंट दूर ढकेलने वाली आसानी होती है? नहीं होती है। तो सेंटिनेंट नहीं, सेंटिनेंट का तो यहां पे मतलब ही नहीं बनता। तो फ्रैग्रेंट का भी नहीं मतलब बनता, सुगंध के बारे में बात नहीं। और इनडिस्टिंक्ट मतलब क्या? तो इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है वैग, अनक्लियर, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? वेग होता है, अनक्लियर मतलब पता नहीं किस तरह से किया। पर जिस भी तरह से उसने ये चैलेंज जो है, ये चैलेंजिंग टास्क हैंडल किया है, वह यह दर्शाता है कि उसकी एक्सपर्टीज इस सब्जेक्ट में कितनी है। तो इसीलिए हमने ई जो है इसको हमारा एज अ आंसर मार्क किया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन, यहां पे हमें
मीनिंग दिए हुए है। अपेरेंट मतलब क्लियर, विजिबल, ऑब्वियस, इजीली परसीव, जो आसानी से समझ में आया है, जो स्पष्ट होता है उसे अपेरेंट कहा जाता है, जो दिखता है उसे अपेरेंट कहा जाता है, दिखने वाला, समझने वाला। उसके बाद में रिपेलेंट, कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ अवर्जन और डिस्गस्ट, ड्राइविंग अवे, ऐसा फोर्स जो हमें किसी चीज से दूर फेंकता हो, ऐसी कोई चीज जो देख के हमारे मन में जो है वो अलग सी फीलिंग आती है, जिसे हम कहेंगे मतलब डिस्ट्रैक्ट करने वाली फीलिंग जो आती है उसे हम कहते हैं रिपेलेंट। उसके बाद में सेंटिनेंट का मीनिंग होता है हैविंग द एबिलिटी टू परसीव और फील। कौन सा सेंटिनेंट मतलब समझ किसी चीज की, तो समझ के बारे में तो यहां पे बात नहीं हो रही। उसके बाद में किसी चीज को समझने की जो एबिलिटी होती है उसे हम सेंटिनेंट कहते हैं। फ्रेग्रेंट, हैविंग अ प्लीजेंट और स्वीट स्मेल, एरोमेटिक, सुगंध जिसे हम कहते हैं। इंडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली जो दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। और डिस्टिंग्विशेबल, लैकिंग क्लैरिटी और प्रिसीजन, जैसे मैंने कहा है कि वेग, वेग मतलब क्या, द वन विच इज नॉट क्लियर, जो दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता, इस तरह की, ठीक है, उसे कहते हैं हम इनडिस्टिंक्ट। तो ये इनडिस्टिंक्ट जो है वो हमारा आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। द साइंटिस्ट conducted experiments in an blank laboratory to ensure controlled conditions for accurate results, ऐसे उन्होंने कहा है। तो द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन एन स्कैटर्ड एन दिया हुआ है। तो जैसे ही आपको यहां पे एन दिखता है, देखिए आर्टिकल ने, ये तीसरा सवाल है जहां पे हमें आर्टिकल मदद कर रहा है। तो आर्टिकल ने मदद क्या की, आर्टिकल एन है तो हमें पता चला स्कैटर्ड, थ्रिल्ड, फ्लस्टर्ड ये तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आर्टिकल एन जो है वो वोवल साउंड के पहले यूज किया जाता है और इनका स, थ, फ ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसके साथ तो एन जा ही नहीं सकता, इसीलिए ये आउट ऑफ कंपटीशन, आउट ऑफ ऑप्शंस। तो बचते हैं एक्साइटेड और आइसोलेटेड। द साइंटिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट इन एन एक्साइटेड लेबोरेटरी, लेबोरेटरी एक्साइटेड होती है क्या? नहीं। तो आइसोलेटेड मतलब अलग सलग एक लेबोरेटरी हमारी हो सकती है, पर एक्साइटेड तो हो नहीं सकती, इसीलिए एक्साइटेड यहां पे नहीं आएगा। इन एन आइसोलेटेड लेबोरेटरी टू एंश्योर कंट्रोल कंडीशंस फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, तो इसीलिए ई जो है वो हमारा आंसर होगा, इतना याद रखना है। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कुछ ब्लैंक। तो यहां पे नेक्स्ट वाला जो है, यहां पे उसके मीनिंग दिए हैं। स्कैटर्ड का मतलब डिस्पर्स और स्प्रेड इरेगुलरी, यहां वहां फैला हुआ, पड़ा हुआ, स्कैटर्ड। थ्रिल रोमांचकारी, रोमांचित करने वाला, एक्सपीरियंसिंग अ सडन एंड इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म। उसके बाद में एक्साइटेड, तो ये आपको पता है, फीलिंग ऑफ हाइटेंड स्टेट ऑफ एनर्जी और एंटिसिपेशन। और ईगर जिसे हम कहेंगे फ्लस्टर। एजिटेड और कंफ्यूज जिसे हम कहेंगे, कंफ्यूज के लिए फ्लस्टर्ड यूज किया जाता है, बिविल्डर्ड के लिए फ्लस्टर्ड यूज किया जाता है, रिजल्ट ऑफ बीइंग हरीड और फ्लस्टर्ड। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, सेट अपार्ट और सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आइसोलेटेड इसका क्या आया था, आंसर आया था। Now let us move on to the next question, that is, despite the bustling city outside, the laboratory maintained a blank, और यहां पे environment perfect for quiet reading and contemplation, तो contemplation यहां पे दिया है, contemplation। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहां पे आर्टिकल ए दिया है, यहां पे आर्टिकल ए इसके साथ तो नहीं आ सकता, एंटिक और एक्सट्रीम के साथ। क्यों? क्योंकि इसका वोवल साउंड है और आर्टिकल ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, इससे पहले ही हमने बात की है। तो अभी देखती है मीडियन, ओके, मेंटेन अ मीडियन एनवायरमेंट, क्लाइमेक्स एनवायरमेंट। अब देखिए हमें पढ़ाई करने के लिए जो एटमोस्फियर है वो शांत एटमोस्फियर चाहिए, शांत, क्वाइट काम। क्वाइट काम, शांत के लिए सिरेन ये वर्ड है, इसीलिए आंसर डी आएगा। हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लाइमेक्स नहीं होता, क्लाइमेक्स मतलब किसी चीज का अंत, एंडिंग। मीडियन मतलब माध्यम, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचता क्या है, तो सीरियन ये एक ही वर्ड है
जो इसमें फिट बैठ सकता है, इसीलिए हमने ऑप्शन डी जो है यहां पे एज आंसर क्या किया है, मार्क किया। तो यहां पे अभी हमें जो सवाल दिखता है वो है क्लोज टेस्ट का। इस क्लोज टेस्ट को हम थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं। यहां पे एक चीज समझ में आती है हमें कि यहां पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ में से कुछ वर्ड जो है वो निकाले हैं, ये देखिए, और उस निकाले गए वर्ड को हमने नंबरिंग की है, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से नंबर दिए हैं। अब यहां पे वो यहां से वर्ड मैंने निकाल लिया है, हमने निकाल लिया, इसका मतलब यहां पे क्या क्रिएट हुआ, ब्लैंक। यहां पे हर जगह क्या क्रिएट हुआ, ब्लैंक। अब इस ब्लैंक को हमें क्या करना है, फिल करना है, और हर एक ब्लैंक को फिल करने के लिए नीचे जो है वो 5 ऑप्शंस दिए हैं। उन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें यहां पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पे देखिए जो पैराग्राफ है उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। इटालियन क्विजीन रिनाउंड वर्ल्ड वाइड। अब इटालियन क्विजीन की बात हो रही है यहां पे। क्विजीन आप सब लोगों को पता है, खाना पाना जहां पे मिलता है या खान पान जो होता है। तो इटालियन खान पान जो है वो दुनिया भर में जाना जाता है, ठीक है। तो इटालियन क्विजीन रिनाउंड वर्ल्ड वाइड बोस्ट अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ फ्लेवर रंबल्स। तो यहां पे रंबल्स होगा क्या, तो प्रोड्यूस का मतलब होता है टू जनरेट, तो जनरेट नहीं होगा। स्प्रिंट्स मतलब कोई शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो कवर करना, उसे स्प्रिंट्स कहते हैं। भागते हुए किसी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस भागना जो होता है उसे हम स्प्रिंट्स कहते हैं। फ्राइट्स मतलब अचानक से बहुत डरना, उसे हम फ्राइट्स कहते हैं। रंबल्स का मतलब सबको पता है, जो रेजोनेंट साउंड्स होता है कोई, उसको हम रंबल्स कहते हैं। तो यहां पे किसी साउंड के बारे में बात नहीं हो रही है। तो बोस्ट जो है वो परफेक्ट यहां पे बैठेगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हाउ कुड यू से कि बोस्ट यहां पे फिट बैठेगा। बोस्ट का मतलब होता है बढ़ाई करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो इसका मीनिंग यस, बोस्ट का मीनिंग यह होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, पर उसी के साथ इसका मीनिंग होता है किसी चीज को बड़े गर्व से पजेस करना, या कोई किसी ऐसे चीज से पजेस करना, या कोई ऐसी चीज हमारे पास होना जिससे हम गर्वांकित महसूस करें, ठीक है। तो बोस्ट का मीनिंग जो होता है टू प्राउडली पजेस, टू प्राउडली पजेस समथिंग। ये जो है टू प्राउडली पजेस समथिंग, ये मीनिंग किसका होता है, तो बोस्ट का होता है। तो इसीलिए बोस्ट जो है इस ब्लैंक के लिए एकदम फिट बैठेगा, और इसीलिए हम 14 नंबर का जो पहला ऑप्शन है ए, उसे एज आंसर सेलेक्ट करेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे मीनिंग दिए हुए हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में डायरेक्शन वही चीज है, डायरेक्शन दिए नहीं है। नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं या नेक्स्ट वाली ब्लैंक देखते हैं, इसे यहां तक पढ़ते हैं पहले। इटालियन क्विजीन रिनाउंड वर्ल्ड वाइड बोस्ट्स possesses a rich tapestry of flavors and one iconic dish। कोई एक आइकनिक डिश है, that क्या करता है, ruptures। तो ruptures का मीनिंग क्या होता है, सभी लोग यहां पे जान लेंगे। ruptures का मीनिंग होता है to break into two pieces, to break something into two pieces। यह इसका मीनिंग होता है। टू ब्रेक और टू ब्रस्ट समथिंग इनटू 2 और मोर पीसेस, मतलब रप्चर्स। ब्रेक्स मतलब तोड़ना। उसके बाद में एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब क्या होता है, टू रिप्रेजेंट। एम्बॉडीज का मतलब क्या होता है, टू रिप्रेजेंट। स्पटर्स, स्पटर्स का मीनिंग नहीं होता सॉफ्टली ऐसे बोलना, पुटपुटाना जो होता है उसे स्पटर्स कहते हैं। फेड्स मतलब, अब फेडिंग यू नो, फेड बताना नहीं, किसी चीज का जो है वो कलरफुलनेस या किसी चीज का कम होना, उसे हम फेडिंग कह सकते हैं। तो ये फेड भी नहीं होगा। तो यहां पे एक ही शब्द जो है वो मुझे फिट बैठते हुए दिखता है, और वो है एम्बॉडीज। एम्बॉडीज मतलब टू रिप्रेजेंट। तो इसे हम पढ़ते हैं, एंड वन आइकॉनिक डिश दैट रिप्रेजेंट्स दिस कलनरी एक्सीलेंस। इस कलनरी एक्सीलेंस को वो एक जो डिश है वो रिप्रेजेंट करती है। तो एम्बॉडीज ये जो है यहाँ पे फिट बैठता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है हम एज अ आंसर हमारा मार्क करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन देखने के लिए हमें आगे का भी पढ़ना जरूरी है। यू कैन सी द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन डायरेक्टली। मैं फिर से पढ़ता हूं, शुरू से पढ़ूंगा। इटालियन क्विजीन रिनाउंड वर्ल्ड वाइड
boasts a rich tapestry of flavors and one iconic dish that embodies दिया था, embodies this culinary excellence is the classic spaghetti bolognese originating from the city of Bologna. दिस, अब इसका प्रोनाउंसिएशन बलोनीज होता है, उसका बलोनी होता है, देश है वो, ठीक है. दिस सेवरी मास्टरपीस फीचर्स अल डेंटा पास्ता बेयर्ड मतलब नंगे पाव या नंगा जिसे कहेंगे, अनकवर्ड जिसे हम कहेंगे अनकवर्ड, स्ट्रिप्ड अगेन अनकवर्ड की तरह इसका मीनिंग होता है. एक्सपोज मतलब दिखाना. तो क्या हम किसी चीज को अनकवर कर रहे हैं? फीचर्स अल डेंटा पास्ता बेयर्ड इन अ लूसियस स्लो कुक्ड. अलग थोड़ी किया जाएगा यार, अलग करने की बात नहीं हो रही है, उसे दिखाने की बात नहीं हो रही है. इन अ लूसियस स्लो कुक्ड रगू सॉस में उसे क्या किया जाता है? लपेट लिया जाता है. और लपेटने के लिए यहां पे एक वर्ड दिया है एनवलप. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है वो एनवलप्ड आएगा. विस्पर्ड मतलब है ना, आराम से कान में फुसफुसाने को हम विस्पर्ड कहते हैं. तो यहां पे फुसफुसाने की भी बात नहीं हो रही है, तो विस्पर्ड भी यहां पे हमारा ऑप्शन नहीं आएगा. चलिए मूव करते हैं. तो यहां पे ऑप्शन क्या आया है? एनवलप. तो ये होगा अल डेंटा पास्ता एनवलप्ड इन अ लूसियस स्लो कुक्ड रगू सॉस. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखते हैं. यहां पे मीनिंग आपको दिखाई देंगे जो मैंने बोले, बेड अनकवर और रिवील समथिंग टू रिमूव द कवरिंग और आउटर लेयर. स्ट्रिप मतलब निकालना, अनकवर करना, ठीक है, उतारना, यह मीनिंग होता है. एक्सपोज्ड दिखाना, टू मेक समथिंग विजिबल और नोन. एनवलप टू कंप्लीटली कवर और सराउंडेड समथिंग, सराउंड करना किसी चीज से. विस्पर्ड टू स्पीक इन अ सॉफ्ट हश्ड वॉइस, फुसफुसाना जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट वन जो है यहां पे देखेंगे क्या आ सकता है. तो यहां पे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ बोलोना दिस सेवरी मास्टरपीस फीचर्स अल डेंटा पास्ता. फिर मैंने कहा था एनवलप्ड इन अ लूसियस स्लो कुक्ड रगू सॉस. द सॉस अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टमेटोज, ग्राउंड मीट मतलब कीमा, अनियंस एंड एरोमेटिक हर्ब्स, सुगंधित हर्ब्स जो है उससे क्या होगा? डिस्ट्रॉय द सिंपनी ऑफ टेस्ट. सिंपनी ऑफ टेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, खराब करता है क्या? नहीं, ये टेस्ट को खराब नहीं करता है, तो ये नहीं आएगा. ठीक है, पहला ऑप्शन गया. लिमिट्स टेस्ट को लिमिट नहीं करेगा, टेस्ट को लिमिट करने की बात ही नहीं हो रही है. तो ये जो है वो क्या करेगा? स्लो कुक रगू सॉस, द सॉस अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ टोमेटोज. किससे बनता है वो? अ हार्मोनियस ब्लेंड ऑफ, जिसमें टोमेटोज है, ग्राउंड मीट है, कीमा है, ऑनियंस है, ठीक है, प्याज है, एंड एरोमेटिक हर्ब्स है. ठीक है, सुगंधित कुछ जो है हर्ब्स भी उसमें है, जो डिस्ट्रॉय अ सिंफनी ऑफ टेस्ट नहीं, लिमिट्स अ सिंफनी ऑफ टेस्ट. जो मिलाप है टेस्ट का उसके लिमिट करेगा, उसको मर्यादा डालेगा, तो ये भी नहीं होगा. तो डैम्पन्स उसको कम करेगा टेस्ट को? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो ये भी गया. रिप्रेसेस खत्म करेगा? नहीं. तो यहां पे एक ऑप्शन है जो इधर आया, वो है क्रिएट्स. ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन है क्रिएट्स. यहां पे लिखता हूं मैं क्रिएट्स. तो ये क्रिएट करता है, टू मेक. So it makes a symphony of taste. It creates a symphony of taste that tingles the palate. जो यहां पे क्या होता है? घूमती रहती है, टिंगल करती रहती है पैलेट के ऊपर. Garnish with freshly grated Parmesan cheese. The dish captures the essence of the Italy's culinary heritage. Served with a side of crusty bread and a glass of red wine. It, अब it क्या कहता है उसे देखते हैं आगे थोड़ा सा. ये मीनिंग है जो मैंने अभी दिए थे. इट डिलीवर्स अ गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस. हाँ, डिलीवर्स, एक बढ़िया एक्सपीरियंस ये देती है. तो ये हो सकता है हमारा आंसर. ठीक है. इंपेरिल्स, बाधा डालना, रिस्क नहीं, बिल्कुल नहीं. कॉन्जर्व्स भी नहीं होगा. डिमिनिशेस, खत्म करने वाला भी नहीं होगा. डिलीवर, यस, ये राइट बैठता है. ये हमें अनुभव देता है. इट डिलीवर्स अ गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंस दैट ट्रांसिट्स बॉर्डर, जो बॉर्डर को भी पार करता है. तो इस तरह से
इन सवालों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इतना याद रखना है दोस्तों। इसके आगे वाले जो सवाल है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आज के लिए यहीं तक, बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। ऐसे बहुत सारे पेपर्स, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है मैं इस चैनल्स पे लूंगा। मैं इस चैनल पे आप लोगों को ऐसी अलग अलग चीजें जो है एग्जाम्स की बताऊंगा, जो आपको सर्टेनली आपके आने वाले एग्जाम में मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर colleagues or with your friends, those who are preparing for these exams. और अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत लोगों के साथ शेयर करोगे और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा, ठीक है। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।